हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल खत्रीज अकेडमी पर। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसे बीए में हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उस सब्जेक्ट का एक चैप्टर, जो कि एक बेसिक चैप्टर है। हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में ये वाला जो चैप्टर है ये फर्स्ट यूनिट में दिया हुआ होता है। इसके अंदर बेसिक फंडामेंटल्स हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग्स के। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, उसके अंदर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे थर्मल इंजीनियरिंग हो गया, हमारे पावर प्लांट्स हो गए, हमारे स्टीम टर्बाइंस हो गए, हमारे बॉयलर्स हो गए। यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आने वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये दोनों एक ही सब्जेक्ट हैं। या फिर थ्योरी ऑफ मशीन, हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स एंड मेनी मोर सब्जेक्ट्स आर देयर। उन सबका जितना भी बेसिक है, यानी एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो है, जैसे कि हमारा रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग हो गया, उसका आरएसी नाम से एक सब्जेक्ट आगे आएगा। तो इन सबका जो बेसिक है वो इस सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट ईयर में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। तो आज हम लोग इसी बेसिक चैप्टर, यानी हमारा जो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट यूनिट, मोर ओवर हर यूनिवर्सिटी में ये जो यूनिट आज के इस वीडियो में कवर होने वाली है, ये फर्स्ट यूनिट ही होती है। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी इंतजार के इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वाली यूनिट को डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती क्या है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन है हमारी ब्रांच का। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग कंसर्न विद डिजाइन, एनालिसिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक ब्रांच है जो रिलेटेड है, यानी कंसर्न है, यानी संबंधित है किससे, डिजाइन से। किस चीज का डिजाइन? हमारा बियरिंग का डिजाइन हो गया, हमारी कार की शाफ्ट का डिजाइन हो गया, हमारे कार के चेसिस का डिजाइन हो गया, हमारे पावर प्लांट्स का डिजाइन हो गया, हमारे पावर प्लांट में लगने वाली टर्बाइंस का डिजाइन हो गया, उसके अंदर यूज होने वाले बॉयलर्स का डिजाइन हो गया। यानी जितने भी डिजाइन हैं उनसे रिलेटेड है। और उनके एनालिसिस, यानी वो कितना स्ट्रेस झेल सकते हैं, कितनी स्पीड से हम किसी शाफ्ट को घुमा सकते हैं, यानी जितने भी तरह के एनालिसिस होते हैं उनसे रिलेटेड है। मैन्युफैक्चरिंग, यानी शाफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग, बेयरिंग की मैन्युफैक्चरिंग, टर्बाइन की मैन्युफैक्चरिंग, इन सबसे रिलेटेड है। और भी बहुत सारी चीजें होती है मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पर। और उन सबके मेंटेनेंस, यानी जो शाफ्ट है उसका टाइम टू टाइम, यानी कितना टाइम पीरियड है, कब तक वो शाफ्ट रह सकती है, उसकी वर्किंग लाइफ कितनी है, कितने वर्किंग हार्स की उसकी लाइफ है, लिखा होता है कि इतने वर्किंग आवर्स तक आप इसे चला सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर वियर रेट जो है वो बढ़ जाएगी। यानी किसी भी मैकेनिकल जो डिवाइस, जैसे कि आपकी जो वॉशिंग मशीन्स होती हैं, उसको आप कितने वर्किंग आवर्स तक यूज़ कर सकते हैं, ऐसा वहाँ पर मेंशन होता है कि जैसे कि साल 2 साल में आपके जितने वर्किंग आवर्स पूरे हो जाते हैं, उसके बाद उसके अंदर वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं, यानी उसके बाद वो ख़राब ज़रूर होगा, सिस्टम के अंदर ब्रेकडाउन्स आ जाएंगे। यानी वो वियर हो सकता है उसकी, हमारी जैसे कि वॉशिंग मशीन है उसकी जो मोटर ख़राब हो सकती है, उसकी मोटर के अंदर की वायरिंग जल सकती है। या फिर हमारे जो वॉशिंग मशीन की बॉडी है उसके अंदर वियर होना शुरू हो सकता है, उसका जो मटेरियल है, लेट सपोज उस पर करोजन हो सकता है। ऐसा सब जो मेंटेनेंस है उसका ध्यान रखना चाहिए हमें। और नेक्स्ट हमारा इट अप्लाइज द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, मटेरियल साइंस एंड एनर्जी, यहाँ पर एक कॉमा आना चाहिए, टू डिजाइन एंड प्रोड्यूस मशीन एंड डिवाइसेस। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रिंसिपल्स होते हैं मैकेनिक्स के, थर्मोडायनेमिक्स के, मटेरियल साइंस के और एनर्जी रिलेटेड वर्क्स के प्रिंसिपल यहाँ पर। और टू डिजाइन एंड प्रोड्यूस मशीन एंड डिवाइसेस, तो इन सब की जो प्रिंसिपल्स हैं इनका यूज होता है डिजाइन करने के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए। क्या प्रोड्यूस करना है? मशीन्स और डिवाइसेस। इन सब को डिजाइन और प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर हम प्रिंसिपल्स यूज करते हैं जो यहाँ पर लिख रखे हैं। तो ये जो है हमारा ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन है अबाउट our branch मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसे हम एक बार और देख लेते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग कंसर्न विद डिजाइन, एनालिसिस, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। इसके अंदर प्रिंसिपल्स होते हैं मैकेनिक्स के, थर्मोडायनेमिक्स के, मटेरियल साइंस के और एनर्जी के। किस चीज के लिए हम इन प्रिंसिपल्स का यूज कर सकते हैं? डिजाइन करने के लिए हम इन प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं। क्या डिजाइन करना होता है हमें? हम डिजाइन करते हैं यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, कार्स हो गई, हमारे डिवाइस हो गए, पावर प्लांट्स हो गए, टरबाइंस हो गई, पंप्स हो गए, टरबाइन के ब्लेड्स हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रिलेटेड है। कार की शाफ्ट हो गई, बेयरिंग हो गया, क्लच हो गए, ब्रेक्स हो गए, इन सब का डिज़ाइन है। क्यों? क्योंकि हमें इन सबको बनाना है ताकि अच्छे से ये सब बने। मान लीजिए आपने बेयरिंग बनाया बिना एनालिसिस करे, आपने बना दिया बिना उसके प्रॉपर डिजाइनिंग के, आपने बना दिया और वो टूट गया। आपने शाफ्ट बना दी कार की, वो चलते चलते टूट गई,
तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मेनली एनालिसिस वाइब्रेशंस की, कितने वाइब्रेशन किसी वर्किंग मशीन के अंदर हमारे पास आएंगे, कि आपने महंगी महंगी कार के जो लॉन्च होते हैं उनके अंदर ऐसा दिखाया जाता है कि कार स्टार्ट कर रखी है और कार की जो आगे बोनट है उसके ऊपर एक पानी की गिलास रख दीजिए और वो पानी बिल्कुल हिल नहीं रहा है उसके ऊपर, कार का इंजन चालू है, और वही कुछ जो सस्ती कार्स होती हैं उनको स्टार्ट कीजिए और उनके आगे जो बोनट होता है, यहाँ पर मेनली इंजन होता है, आगे जो होता है ना बोनट, उसके ऊपर कार आप गिलास रखिए, उसके अंदर पानी भरा हुआ और उसके अंदर कितने वाइब्रेशन उस पानी में दिखता है। जो महंगी कार्स होती हैं उनको उनके अंदर बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं होते हैं, मतलब बिल्कुल मिनिमम वाइब्रेशन होते हैं। तो ये सब जो है कैसे पता चलता है, ये सब एनालिसिस से पता चलता है, और प्रॉपर डिजाइनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए, जिससे हमें पता पड़ता है कि इसके अंदर कितने वाइब्रेशंस हैं, इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, ये कितने साल तक इसकी वर्किंग लाइफ है, ये सब यहाँ पर पता पड़ता है। तो ये सब हमारा ओवरऑल जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्कोप, तो जो हमारा स्कोप है वो होता है रेंजेस फ्रॉम माइक्रो स्केल डिवाइसेस MEMS, यानी सेमीकंडक्टर्स वगैरह जो होते हैं, सेंसर्स होते हैं, टू मैक्रो स्केल सिस्टम, यानी मैक्रो स्केल के सिस्टम जैसे हमारे पावर प्लांट्स, व्हीकल, एयरक्राफ्ट, रोबोटिक्स, हमारे एयरप्लेन्स, ये सब ये हमारे मैक्रो स्केल सिस्टम। और माइक्रो स्केल सिस्टम यानी माइक्रो स्केल डिवाइसेज यानी MEMS यानी हमारे सेमीकंडक्टर्स, सेंसर्स वगैरह, ये सब इट इंटीग्रेट्स नॉलेज, यानी इंटीग्रेशन जो होता है ना, जोड़ना, डिफरेंशिएशन तोड़ना, वैसे इट इंटीग्रेट्स यानी जोड़ना नॉलेज फ्रॉम कोर एरियाज लाइक मैकेनिक्स, यानी थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स जैसे थर्मोफ्लूइड्स, मटेरियल्स एंड डायनेमिक्स। तो यहाँ पर सारी नॉलेज जो होती है कोर एरियाज की, मैकेनिक्स की, थर्मो की, फ्लूइड्स की, मटेरियल्स की एंड डायनेमिक्स की, ये हमारा जो है ओवरऑल स्कोप है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। हमने अभी इंट्रोडक्शन और स्कोप देखा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो इसका एप्लीकेशंस क्या होता है, यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एप्लीकेशंस, यानी हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जितनी भी डीलिंग्स हो रही हैं, डिज़ाइन हो रहे हैं, एनालिसिस हो रहे हैं, उनका यूज़ कहाँ पर हो रहा है, ये इसकी एप्लीकेशंस, यानी ये अप्लाई कहाँ पर होती है। तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, यानी कार मैन्युफैक्चरिंग में, कार के इंजन की मैन्युफैक्चरिंग में, ब्रेक्स की मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रांसमिशन सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग में, एरोस्पेस यानी जेट टर्बाइन हो गई, स्पेस शटल सिस्टम्स हो गए, पावर जनरेशन यानी थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स हो गए हमारे, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में HVAC सिस्टम यानी हीट वेंटिलेटिंग एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जैसे हमारे घर के अंदर AC होता है और मॉल्स के अंदर एक सेंट्रल AC होता है, वहाँ पर उनका जो मेंटेनेंस है, उनकी डिज़ाइनिंग है, यानी कैसे किसी मॉल के अंदर सेंट्रल AC जो है वो मॉल के साइज़ के अकॉर्डिंग वहाँ पर लगाना पड़ता है, कि मॉल का साइज़ इतना है, 4 माले का मॉल है हमारा, उसके अंदर प्रॉपर हीट वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर एयर कंडीशनिंग होनी चाहिए, ये सब डिज़ाइनिंग है, ये सब वहाँ पर मेंटेनेंस देखना उसका, ये सब जो है एप्लीकेशन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, यहाँ पर लिख रखी है, जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, एरोस्पेस, पावर जनरेशन, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, HVAC सिस्टम। सो मैंने थोड़ा सा फास्ट बोल दिया, एक बार और मैं इसे बोल देता हूँ। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री यानी कार के इंजन्स, ब्रेक्स, ट्रांसमिशन, एरोस्पेस, जेट टर्बाइन, स्पेस शटल सिस्टम, पावर जनरेशन, थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, HVAC सिस्टम यानी हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स। तो ये हमारी ओवरऑल मेजर एप्लीकेशन है। अगर आप देखने जाओ तो एप्लीकेशन तो एक बहुत वाइड रेंज है हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, या फिर आप कोई सी भी ब्रांच ले लीजिए इंजीनियरिंग की, उसकी जो एप्लीकेशन होती है, अगर आप बिल्कुल माइक्रो लेवल पर देखने जाओ तो बहुत सारी आपको एप्लीकेशन मिलेगी। तो यहाँ पर जो ब्रॉड है, यानी जो मोटा मोटा है, पेपर में अगर आ जाए तो लिखने के लिए, वो हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग को देखते हैं। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कंजर्वेशन और फर्स्ट लॉ, एंट्रोपी इंक्रीज लॉ, जीरो, सेकंड, थर्ड लॉ, यानी हमारा जो थर्मल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स है वो क्या है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इन सब के ऊपर बेस्ड है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, इस पर बेस्ड है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, PVT डायग्राम, स्टीम टेबल, इस पर बेस्ड है। थर्मोडायनेमिक साइकिल, कार्नोट, रैंकाइन, ऑटो, डीजल, ब्रेटन, इन पर बेस्ड है। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, फ्लूइड मैकेनिक्स के फंडामेंटल, कॉन्टिन्यूटी, बर्नौली, मोमेंटम इक्वेशन, ये जो है ना, ये मोर ओवर जो है कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग, ये यहाँ पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर मैंने लिख तो रखा है, लेकिन ये पेपर में बहुत कम पूछा जाता है फर्स्ट ईयर के अंदर, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक्स आपको सामने दिख रहे हैं, ये एक छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, और इनके ऊपर आगे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आप पूरे पूरे जो है सब्जेक्ट आएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, पूरा एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर ये बिल्कुल ब्रॉड वे में सारे लॉस समझा रखे हैं, उसके अंदर की इक्वेशंस है, उसकी एप्लीकेशंस हैं, जितने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, ये भी सब कुछ इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग किससे रिलेटेड है, तो इन सबसे रिलेटेड है।
तो मुझे पढ़ाते पढ़ाते एक चीज़ याद आ गई, जैसा अभी माहौल चल रहा है कि समय रहते जाग जाओ, शादी के मंडप में बैठे हो तो उठ के भाग जाओ। वैसे ही आप लोग तो मैकेनिकल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लाइफ में लड़कियां वैसे ही कम होती है, क्योंकि हमारी ब्रांच में लड़कियां होती नहीं है, और पढ़ोगी नहीं तो जीवन में भी नहीं होगी। तो आप तो बिल्कुल सेफेस्ट ब्रांच में हो, मान के चलो। तो हमारी जो एप्लीकेशन है थर्मल इंजीनियरिंग की, वो क्या है? एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ हीट इंजन, आईसी इंजन हो गया, टर्बाइंस हो गया, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जिसे आरएससी कहते हैं। इसका पूरा सब्जेक्ट है हीट एक्सचेंजर, कंडेंसर, बॉयलर, रेडिएटर, पावर प्लांट, थर्मल इंसुलेशन सिस्टम। ये जो है ब्रॉड थर्मल इंजीनियरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, यानी थर्मल इंजीनियरिंग जो है उसकी एप्लीकेशंस है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिकल मशीन डिज़ाइन, या कह लो सिर्फ मशीन डिज़ाइन। ये भी हमारे इंट्रोडक्शन यानी फर्स्ट यूनिट के अंदर इंक्लूडेड है। तो इसके अंदर एक, अगर मैं आपको हिंदी में छोटा सा कहना चाहूँ कुछ, तो मैं कह सकता हूँ कि स्ट्रेस कम और स्ट्रेंथ ज़्यादा, ये आपके जीवन में भी होना चाहिए कि स्ट्रेस कम हो और आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। अगर आप पढ़ोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, जिससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और स्ट्रेस कम होगा कि पेपर में फेल हो जाएंगे। ये सब वही सब जो हमारी मशीन को डिज़ाइन करने में भी होता है, कि मशीन की स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और स्ट्रेस उसके अंदर कम होना चाहिए, यानी स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि अगर स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो मशीन के अंदर वाइब्रेशंस होंगे तो उसका जो ऑपरेशन है वो थोड़ा मुश्किल होता है, और उसकी जो वर्किंग लाइफ है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर वाइब्रेशंस की वजह से फेलियर्स हो सकते हैं। अलग अलग तरह के फेलियर्स होते हैं, फटीक फेलियर, और भी बहुत तरह के फेलियर्स हैं यहाँ पर। तो हम लोग इसे देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्चुलाइजिंग, क्या लेकर रखा है? कॉन्सेप्चुलाइजिंग यानी जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनके रिलेटेड है। कॉन्सेप्चुलाइजिंग, एनालाइजिंग एंड स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ मैकेनिकल कंपोनेंट एंड सिस्टम टू परफॉर्म डिफाइंड फंक्शन विद डिजायर्ड रिलायबिलिटी, सेफ्टी एंड इकोनॉमी। डिजाइनिंग क्या होता है मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ। क्या यहाँ इसके अंदर एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी नाम की चीज़ भी होती है, कि अगर हमें कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है, वहाँ पर 100 किलो की वेट जो है उसके ऊपर पड़ेगी, तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी के हिसाब से 120 130 के हिसाब से उस चीज़ को डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि मान लो 100 के हिसाब से डिज़ाइन करी और जो कोई चीज़ उस पर रख दी वो 100 पॉइंट कुछ है और वो टूट ही जाए, इसलिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 20 से 30% ज़्यादा लेकर चलते हैं, ताकि जहाँ पर हमें 100 किलो की कैपेसिटी में 120 किलो के हिसाब से हम उसे डिज़ाइन करें, ताकि जब 100 किलो की चीज़ उस पर एक्चुअली पड़े तो उसकी वर्किंग लाइफ थोड़ी ज़्यादा रहे, क्योंकि उसके अंदर वियर टीयर ना हो जाए कि आपने 100 किलो के हिसाब से डिज़ाइन करा और 100 किलो की चीज़ उसके ऊपर रख दी तो वो टूट गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये जो मेन है। और इसके अंदर इन्वॉल्व होता है स्ट्रेस एनालिसिस। इट इन्वॉल्व स्ट्रेस एनालिसिस, मटेरियल सिलेक्शन, कौन सा मटेरियल किस जगह पर यूज़ करना है। कि आपने मान लो प्लास्टिक की शाफ्ट बना के लगा दी कार में तो हो गया कल्याण, इसलिए मटेरियल सिलेक्शन हर जगह अलग अलग होता है। फेलियर थ्योरीज, उसे हम इन्वॉल्व करते हैं। फटीक फेलियर, हमारे वियर रेट्स को इन्वॉल्व करते हैं, काइनेमेटिक्स को इन्वॉल्व करते हैं, डायनेमिक्स को इन्वॉल्व करते हैं, टॉलरेंसिंग यानी प्लस माइनस कितना हो सकता है, 20 mm ज़्यादा 20 mm कम, यानी कितनी शार्प जो है उसका टॉलरेंस कितना हो सकता है, यानी 20 mm ज़्यादा लगा सकते हैं, 20 mm कम लगा सकते हैं, ये टॉलरेंसिंग है। और मैन्युफैक्चरेबिलिटी, यानी आप जो सोच रहे हो वो मैन्युफैक्चर करना पॉसिबल भी है कि नहीं है, ये सब जो है मैकेनिकल मशीन डिज़ाइन है मेनली। वैसे भी ये जो लेक्चर है ये फर्स्ट ईयर के लिए, तो फर्स्ट ईयर में इतना कुछ पेपर में पूछा भी नहीं जाता, ये तो मैंने इंक्लूड कर रखा है पेपर में। मेनली जो इस लेक्चर में आगे आएगा स्टीम बॉयलर्स एंड स्टीम टर्बाइंस जो आने वाली है, ये सब जो मेनली इस चैप्टर से पूछा जाता है, ये सब पूछा कम जाता है, लेकिन 1-2 नंबर में तो ये सब आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मशीन डिज़ाइन, 1 नंबर में 2 नंबर में आ जाए। तो एक बेसिक डेफिनेशन आपके पास होनी चाहिए लिखने के लिए पेपर में। सो हमारे मशीन डिज़ाइन के स्टेजेस क्या होते हैं? आइडेंटिफिकेशन, सिंथेसिस यानी कॉन्सेप्चुलाइजेशन, एनालिसिस, स्ट्रेस का एनालिसिस, डिफ्लेक्शन एनालिसिस, वाइब्रेशन एनालिसिस, और कितने टेम्परेचर तक वो जो मटेरियल हमने बनाया वो कब तक रह सकता है। पता पड़ा आपने जो मटेरियल सेलेक्ट करा वो 40-50 डिग्री जैसे टेम्परेचर हुआ बाहर एटमॉस्फेयर का, तो उसके अंदर जो है एक्सपांशन हो गया, या फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो मेल्ट ही हो गया, कम टेम्परेचर पे जाम ही हो गई, ऐसे सब। और वियर रेट्स, हमारा ऑप्टिमाइजेशन, फिर डिटेल ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन यानी डायमेंशंस हमारा जो होता है। एप्लीकेशंस क्या होता है मशीन डिज़ाइन का? गियर को डिज़ाइन करना, शाफ्ट को डिज़ाइन करना, बेरिंग को डिज़ाइन करो, स्प्रिंग्स को डिज़ाइन करो, कपलिंग्स हो गई, प्रेशर वेसल हो गई, लिंकेज हो गए, फ्रेम हो गए, ब्रेक हो गए, क्लच हो गए, फास्टनर हो गए, रोबोटिक आर्म हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें जितनी आपको दिख रही हैं जो मैकेनिकल कंपोनेंट है, उन सबकी डिज़ाइनिंग इसकी एप्लीकेशन है। सो नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो इसके अंदर क्या होता है? इट फोकस ऑन द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन। इट कंबाइंस इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड मैथमेटिकल टेक्निक्स। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जैसा कि मैं आपको अगर क्या ही बताऊं,
क्योंकि आप जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके पास आउट होगे तो आपको काम कहाँ करना है, इंडस्ट्री में करना है। तो उसी हिसाब से इंट्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट, प्रॉपर सब्जेक्ट होता है। और यहाँ पर जो टूल्स हैं वो होते हैं टाइम एंड मोशन स्टडी, वर्क स्टडी, सिक्स सिग्मा, लीन मैन्युफैक्चरिंग। यानी हमारा जो वेस्टेज है, इंडस्ट्री क्या चाहती है, वेस्टेज कम हो, क्योंकि टाइम इज मनी वाला कॉन्सेप्ट है, समय ही पैसा, यानी टाइम इज मनी वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो सिक्स सिग्मा, लीन मैन्युफैक्चरिंग, यानी हमारा जो वेस्टेज कम हो, अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कुछ डिफेक्ट्स आ रहे हैं, यानी हमारी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन नहीं है। यानी ऐसा हो सकता है ना कि हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं, जैसे कि ऑटोमेशन आ गया, उससे क्या हुआ, लेबर्स कम हुए, यानी असेंबली जितनी भी होती पार्ट्स की वो रोबोटिक हैंड्स द्वारा, यानी ऑटोमेशन यानी सिस्टम्स के द्वारा होने लग गई। तो वहाँ पे लेबर कॉस्ट बच गई। एक बार मशीन लगाई, जब वो 15-20 साल तो मशीन आराम से चलेगी ना, उस मशीन का बस मेंटेनेंस देखना पड़ता है। तो ऐसे टाइम इज मनी, जैसे मैंने आपको बोला, वही कॉन्सेप्ट है। कुछ टूल्स होते हैं जैसे कि लिखा टाइम एंड मोशन स्टडी, वर्क स्टडी, सिक्स सिग्मा, लीन मैन्युफैक्चरिंग, यानी इनसे हम क्या है, हम वेस्टेज कम कर सकते हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर, और ऑप्टिमाइजेशन से हम वर्क कर सकते हैं, और अगर कुछ डिफेक्ट्स हैं तो उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सब जो है बेसिक यहाँ पर है। ऑपरेशन रिसर्च, प्रोडक्शन प्लानिंग, कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, एसपीसी, सिक्स सिग्मा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एग्रोनॉमिक्स यानी ह्यूमन फैक्टर्स, फैसिलिटी प्लानिंग, मटेरियल हैंडलिंग, वर्क मेजरमेंट एंड मेथड इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, ये सब जो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर है। तो ये जो है बिल्कुल एक एक नाम है, तो अगर इसमें समझाने बैठूँ मैं आपको तो ये तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। मैंने आपको बताया ना, अगर पेपर में आ जाए सिर्फ डेफिनेशन लिखने के हिसाब से यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, क्योंकि वैसे मैंने आपको बोला ना पेपर में कम पूछ जाता है, 1-2 नंबर में आ जाता है, तो आपको बस एक बेसिक डेफिनेशन लिखनी, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो आगे बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। ये एक वन शॉट टाइप वीडियो है। अगर मैं आपको ऑपरेशन रिसर्च, प्रोडक्शन प्लानिंग ये सब समझाऊं तो 1-1 घंटे का प्रॉपर, अगर चाहें तो एक टॉपिक पर एक पूरा 1-1 घंटे का वीडियो बन सकता है। और वैसे भी आजकल बच्चे तो बिल्कुल शॉर्ट्स पर ही रहते हैं, हमारा फोकस ही कम हो चुका है, क्योंकि इतने ज़्यादा डिजिटल डिवाइसेस आ चुके हैं, हम सब तरफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से घिरे बैठे हैं। तो हमें इन सबको कम करना चाहिए, समझना चाहिए हमें चीज़ों को। हमारा फोकस कम होता जा रहा है, क्योंकि ये जो वीडियो है, मैं मेक श्योर जितने यहाँ पर व्यूअर्स आएंगे सब इस वीडियो को नहीं देखेंगे, बहुत से लोग स्किप कर देंगे, और कुछ तो इसे 2x पर कर देखेंगे, क्योंकि हमारा, मैं कह रहा हूँ ना, फोकस कम हो चुका है। अगर मैं अभी आपको ये समझाने बैठूँ तो ये वीडियो इतनी बड़ी हो जाएगी, आप लोग इस वीडियो पर क्लिक ही नहीं करोगे। अगर ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 घंटे की वीडियो भी बन सकती है अगर मैं बनाना चाहूँ तो, पर मैं बना नहीं रहा हूँ। एक वन शॉट है, मुझे पता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट तो पेपर के एक दिन पहले ही देख रहे होंगे। तो हमारे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन क्या है, ऑप्टिमाइजेशन, फैक्ट्री लेआउट्स, streamlining assembly lines, designing efficient warehousing, improving healthcare delivery systems, scheduling complex projects, reducing waste यानी lean manufacturing। तो ये हमारी एप्लीकेशन है कि फैक्ट्री के अंदर वर्क ऑप्टिमाइजेशन से होना चाहिए, डिजाइनिंग एफिशिएंट होनी चाहिए, हमारी वेस्ट कम से कम हो, क्योंकि टाइम इज मनी वाला कॉन्सेप्ट है। तो अभी हम लोगों ने आगे मशीन डिज़ाइन देखा था, और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी ये थोड़ा सा रिलेटेड ही है, पर ये मैंने पीछे रख दिया, उसे आगे रख दिया, तो ये बिल्कुल इंटरकनेक्टेड, आप समझ सकते हैं। The study and application of processes used to convert raw material into finished product, यानी लर्न करना, स्टडी करना और उसकी एप्लीकेशन को देखना, जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, इसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। आगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस नाम के आपके सब्जेक्ट भी आएंगे, कि हमारा रॉ मटेरियल है उससे हम फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं। किससे, पाउडर मेटलर्जी हो सकती है, यानी पाउडर पहले रॉ मटेरियल का बनाया, फिर उसे फिनिश प्रोडक्ट बनाया, या फिर कास्टिंग हो गया, यानी उसे मेल्ट करा, फिर मोल्ड में डाला, फिर फाइनल हमारी कास्टेड हमें प्रोडक्ट मिला। ऐसे ही ये मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है। एनकम्पासेस द सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बताया कि कास्टिंग से बनेगा कि पाउडर मेटलर्जी से बनेगा। हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो अगर हम कास्टिंग से बनाते हैं तो हो सकता है कि उसकी स्ट्रेंथ अलग हो, और अगर हम पाउडर मेटलर्जी से बना सकते हैं तो हो सकता है उसकी स्ट्रेंथ अलग हो, या फिर अगर हम वेल्डिंग करते हैं, यानी दो ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइंट कर कर बनाते हैं, तो हो सकता है कि उसकी स्ट्रेंथ अलग हो। तो हमें सिलेक्शन करना होता है अप्रोप्रिएट प्रोसेस का, कि अब किस तरीके से हमारे फाइनल प्रोडक्ट को बनाएं, यानी हमारे जो मार्केट में आने वाला प्रोडक्ट है जिसे एंड यूज़र यूज़ करेगा उसे बनाएं, ताकि वो ज़्यादा समय तक चले। तो इसलिए हमें एक प्रॉपर प्रोसेस सेलेक्ट करना होता है, मशीनरी, टूलिंग एंड पैरामीटर्स टू अचीव डिजायर्ड शेप, प्रॉपर्टीज एंड टॉलरेंस इकोनॉमिकली। तो हमारे जो प्रोसेस है वो इकोनॉमिकली भी गुड होनी चाहिए। पता पड़ा आपने जिस चीज़ को मैन्युफैक्चर करा, इस किसी फर्स्ट प्रोसेस से मैन्युफैक्चर करते हैं उससे बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, लेकिन जैसे कि मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट बनाया कास्टिंग से, तो उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आई, और उसे हमने पाउडर मेटलर्जी से बनाया, उसकी कॉस्ट काफ़ी कम आई। तो इकोनॉमिकली गुड प्रोसेस कौन सा हुआ, पाउडर मेटलर्जी हुआ।
क्योंकि जब पाउडर मेटलर्जिस्ट उस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे तो उसकी यानी हमारे उस फिनिश प्रोडक्ट को बनाएंगे तो उसकी रेट कम होगी तो उसकी मार्केट डिमांड भी ज़्यादा होगी। जैसा मैंने अभी आपको बताया अलग अलग प्रोसेस होते हैं। कास्टिंग हो गया यानी पोर करना मोल्टन मेटल को मोल्ड में, सैंड कास्टिंग, ड्राई कास्टिंग, फोरमिंग हो गया यानी शेप करना सॉलिड मटेरियल को, फोर्स से रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, शीट मेटल, ये सब आप आगे पढ़ेंगे। पूरे पूरे चैप्टर्स हैं इनके खुद के। मशीनिंग हो गया, रिमूव करना मटेरियल को कटिंग टूल से, जैसे टर्निंग, मिलिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग। जो हमारी सीएनसी मशीन होती है उनके अंदर होता है, हमारी लेथ मशीन होती है उससे भी हो जाता है। आपको बताया था वेल्डिंग हो गया यानी दो चीज़ों को जोड़ना, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, अधेसिव बॉन्डिंग, राइवेटिंग यानी ज्वाइनिंग असेंबली पार्ट्स यहाँ पर लिख रखे हैं। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यानी हमारी 3D प्रिंटिंग हो गया यानी बिल्डिंग पार्ट्स लेयर बाय लेयर, एफडीएम, एसएलए, एसएलएस, ये भी आप आगे पढ़ते हैं। आप जैसे सेकेंड ईयर में आएंगे तो आपको ये सबसे जो है दीदार हो ही जाएगा आपका इन सब चीज़ों से। फिनिशिंग हो गया, इंप्रूव करना सरफेस की प्रॉपर्टीज़ को एक्यूरेसी के लिए, पॉलिशिंग हो गया, हॉर्निंग हो गया, कोटिंग हो गया, हीट ट्रीटमेंट हो गया, ये सब आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बेसिक इंट्रोडक्शन है इसलिए मैंने इंक्लूड करा है। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए 1 नंबर में, 2 नंबर में, तो आप लोग इसे लिख पाएँ। सो नेक्स्ट यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की। तो हमारी एप्लीकेशन क्या होती है मैं आपको बता दूँ। जैसे कि एप्लीकेशन इंजन के पार्ट्स को डिज़ाइन करना, बेरिंग हो गया, शाफ्ट हो गया, कौन से वाले मेथड, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे मेथड है, कास्टिंग है, वेल्डिंग है, और भी बहुत सारे हैं, मशीनिंग है, सीएनसी ऑपरेशंस होते हैं, लेथ ऑपरेशंस होते हैं, और हमारे एरोस्पेस पार्ट्स को डिज़ाइन करना और उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है, जैसे कि टरबाइन हो गई, टरबाइन की ब्लेड हो गई, टरबाइन का बीच का जो हब होता है, शाफ्ट होती है, रोटर होता है, ये सब डिज़ाइनिंग हो गया। और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, और मेडिकल इम्प्लांट, जैसे हम डेंटिस्ट दांत लगाता है ना, वो सब भी जो है इसकी एप्लीकेशन ही। तो यहाँ लिखा है प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोटिव कंपोनेंट, ये ब्रैकेट में इंजन ब्लॉक वाया कास्टिंग, बॉडी पैनल वाया स्टैंपिंग, एरोस्पेस पार्ट, मशीन, टरबाइन ब्लेड, कंपोजिट स्ट्रक्चर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजेक्शन मोल्डेड कास्टिंग, पीसीबी असेंबली, मेडिकल इम्प्लांट, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैंने आपको बताया ना डेंटिस्ट दांत लगाता है, ये सब वगैरह जो है एप्लीकेशन है किसकी, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो वीडियो है ये बेसिकली आरटीयू कोटा के सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो आरटीयू कोटा में कुछ बच्चों के फर्स्ट सेमेस्टर में होता है, कुछ बच्चों के सेकंड सेमेस्टर में होता है, ओवरऑल होता फर्स्ट ईयर के अंदर ही है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टीम बॉयलर्स। तो इस वाली वीडियो में मैंने बॉयलर्स के डायग्राम्स इंक्लूड नहीं करे हैं और वर्किंग इंक्लूड नहीं करी, यानी बेसिक जो एक वर्किंग है वो तो यहाँ पर इंक्लूड है। जो हमारे स्टीम बॉयलर्स होते हैं इसके अंदर काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कोजरन बॉयलर, लामोंट बॉयलर, बेंसल बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर, बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। तो उन सबकी जो वर्किंग अलग अलग होती है। और ये बॉयलर्स हैं ये ही बेसिकली यहाँ पर मेनली जो पेपर्स में है 10-10 नंबर के, 5-5 नंबर के, 4-4 नंबर के जो क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन, वो स्टीम बॉयलर्स के ऊपर ही बनते हैं। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर इस यूनिट से कोई क्वेश्चन बनता है तो वो यहीं से बनता है। तो इसकी आपको हर बॉयलर की एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर मिलेगी। अगर आप लोग इस वीडियो को अपलोड होते ही देख रहे हो तो मे भी हमारी वीडियो भी अपलोड नहीं हुई हो, लेकिन अगर आप इस वीडियो को अपलोड होने के बाद यानी आपके पेपर के जस्ट एक दिन पहले ही देख रहे हो तो मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि तब तक हमारी जो है हर बॉयलर पर एक सेपरेट वीडियो आ चुकी होगी, जिसके अंदर उसका एक प्रॉपर डायग्राम होगा, प्रॉपर लेबलिंग होगी, प्रॉपर वर्किंग होगी, उसकी प्रॉपर एप्लीकेशंस होगी, क्योंकि यही जो है मेन टॉपिक है। और ये जो वीडियो है एक वन शॉट टाइप वीडियो है, यानी अगर आपका मिड टर्म है, आपका एंड टर्म है, उससे जस्ट एक दिन आप पहले देख लो, आपके पास अब टाइम नहीं है तो आपको जो बेसिक्स है, आपको क्या लिखना है वो यहाँ से इस वीडियो से प्रॉपर मिल जाएगा, प्रॉपर नोट्स इस वीडियो के अंदर इंक्लूडेड है। तो अब हम लोग हमारे टॉपिक पर आते हैं, स्टीम बॉयलर्स। तो स्टीम बॉयलर जो है क्या होता है, ए स्टीम बॉयलर इज अ क्लोज्ड वेसल। तो स्टीम बॉयलर क्या होता है, एक क्लोज्ड वेसल होती है इन विच वाटर इज हीटेड बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल टू जनरेट स्टीम, जिसके अंदर वाटर फील्ड होता है। वाटर कैसा होता है, वाटर बिल्कुल यहाँ पर जो है, पहले हम वाटर के अंदर से हार्डनेस निकालते हैं। तो हार्डनेस कैसे निकालते हैं वो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे, और मैं भी मेक श्योर करूँगा कि आपको स्टीम बॉयलर्स और अच्छे से समझ में आए। तो मैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का जो चैप्टर है जिसके अंदर हार्डनेस रिमूवल वगैरह पढ़ाया जाता है उसकी भी एक वीडियो बना दूँ। तो हम बिल्कुल हार्डनेस ख़त्म करके बिल्कुल कोशिश करते हैं कि हार्डनेस ज़ीरो हो जाए, उस वाटर को यूज़ करते हैं। तो उस वाटर को हम क्या करते हैं, यहाँ पर उस वाटर को हम हीट करते हैं। हीट कैसे करते हैं, कंबशन ऑफ फ्यूल से, उससे क्या करते हैं हम स्टीम बनाते हैं एट डिजायर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर यूज इन वेरियस एप्लीकेशन। जो हमारी स्टीम होती है
वो अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज़ होती है। और उस स्टीम को बनाने के लिए हम लोग स्टीम बॉयलर्स का यूज़ कर सकते हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि आपके घर में जो कुकर है, ये एक बड़े साइज का कुकर होता है जो पावर प्लांट्स में या फिर इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, जहाँ पर हमें स्टीम की ज़रूरत होती है। तो स्टीम को जनरेट करने के लिए हम लोग स्टीम बॉयलर्स का यूज़ करते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर मैंने लिख रखा है फंक्शन ऑफ अ स्टीम बॉयलर, जनरेट स्टीम बाय अप्लाइंग हीट एनर्जी टू वाटर। क्या करना है, स्टीम को जनरेट करना है। कैसे, हीट एनर्जी अप्लाई कर कर, किस पर, पानी पर, वाटर पर। कैसा वाटर, जिसके अंदर हार्डनेस नहीं होती है, हम उस वाटर को यूज करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। दिस स्टीम कैन बी यूज फॉर, स्टीम कहाँ कहाँ यूज होती है, पावर जनरेशन में। कैसे, टरबाइन पे जो स्टीम है वो टरबाइन की ब्लेड पर पड़ेगी, जिससे टरबाइन घूमेगा, टरबाइन से पीछे कनेक्टेड शाफ्ट घूमेगी, वो जो शाफ्ट है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर में होगा। ऐसे हमारे पावर प्लांट्स में बिजली बनती है। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल है, फूड इंडस्ट्री है हमारी, इसके अंदर हमारी स्टीम यूज होती है। हीटिंग पर्पस, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम्स, लोकोमोशन, स्टीम इंजन, लोकोमोटिव, जैसे आपने पुरानी पिक्चरों में देखा होगा ना, वो काला काला धुआं निकलता है, कोयला उठा के डालते हैं, तो वो जो है फिर ऊपर से काला धुआं निकलता है, उससे हमारी ट्रेन चलती है। तो वो क्या होता है, वो लोकोमोटिव होती है। हमारी जो ट्रेन है वो लोकोमोटिव है, जो पुराने ज़माने में चलती थी, आजकल तो देखने को मिलती नहीं है। आप लोग सर्च करके देख सकते हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग GTA 5 के भी लवर हैं तो उसके लिए भी चिकलेट गेमिंग कर यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी सीरीज चलती है, आप वो देख सकते हैं। वैसे फेमस यूट्यूबर तो और भी बहुत सारे हैं। और अगर आप लोगों ने रॉकस्टार गेम्स का RDR2 गेम खेला हो तो उसके अंदर आपको ये जो लोकोमोटिव है ये बड़े आसानी से देखने को मिल जाए, क्योंकि वो जो गेम है वो काफ़ी पुराने टाइम के अंदर बेस्ड है। उसके अंदर आपको ये लोकोमोटिव जो है काफ़ी आसानी से, जैसे आप उस गेम को ऑन करेंगे आपको लोकोमोटिव के दीदार हो जाते हैं। उस गेम के स्टार्ट होते ही जो हमारा मिशन आ जाता है, उसके अंदर लूट करनी होती है ट्रेन की। वहाँ पर जो ट्रेन होती है वो लोकोमोटिव होती है, उसमें से काला काला धुआं निकलता है, आपको बढ़िया आराम से दिखेगा। सो मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं स्टीम बॉयलर के, बॉयलर का शेल जिसके अंदर वाटर और स्टीम होती है, होल्ड होती है जिसके अंदर हमारा पानी भरा हुआ है, हमारी स्टीम रुकी हुई है, वो क्या बॉयलर का शेल है। फर्नेस और फायर बॉक्स जिसके अंदर हमारा फ्यूल बर्न होता है हीट प्रोड्यूस करने के लिए। ग्रेट, जहाँ पर जो फ्यूल है वो कंबशन होता है, उसे हम बोलते हैं ग्रेट, यानी किसमें इंक्लाइंड होता है, किसके अंदर बिल्कुल हॉरिजॉन्टली होता है, ग्रेट होता है। उसके ऊपर हमारा जो है कोल हो गया या फिर जिस भी हम फ्यूल को यूज़ करने वाले हैं वो ग्रेट के ऊपर रखा होता है वहाँ पर। और वाटर स्पेस, यहाँ पर हमारा वाटर भरा हो। स्टीम स्पेस, यहाँ पर हमारी स्टीम हो। चिमनी, जो फ्लू गैसेस को एटमॉस्फेयर में रिलीज करने के लिए, यानी जो बहुत सारी गैसेस वहाँ पर बनेंगी ना, जो यूज़ हो चुकी हैं अब हीट गैसेस, वहाँ पर जो बर्नड गैसेस हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए, ताकि वो स्टीम के साथ मिक्स ना हो, चिमनी होती है। और हमारी जो कुछ सेफ्टी माउंटिंग्स होती है, तो मैं इस वीडियो के लास्ट में एक डायग्राम जो है बॉयलर का ऐड कर दूंगा, ताकि आपको दिख जाए ये सब जो आप पढ़ रहे हैं अभी। वाटर लेवल इंडिकेटर होता है जो बताता है कि कितना वाटर अभी बॉयलर के अंदर है। ये सेफ्टी माउंटिंग्स है, अगर वाटर का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो वो सही बात नहीं होती है, तो उसे हम निकाल सकें इसलिए सारा प्रॉपर एक अरेंजमेंट होता है। हमारा प्रेशर गेज होता है जो स्टीम के प्रेशर को बताता है, क्योंकि अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो हमारा बॉयलर फट सकता है। सेफ्टी वॉल्स होते हैं रिलीज करने के लिए स्टीम को, अगर प्रेशर एक्सीड कर जाए सेफ लिमिट को, जैसा मैंने आपको बताया प्रेशर गॉज लगा होता है। स्टीम स्टॉप वॉल होता है, कंट्रोल करता है स्टीम के फ्लो को बॉयलर से। ऐसा भी हो सकता है ना कि बहुत ज़्यादा स्पीड से जो है हमारा स्टीम का फ्लो हो रहा हो, जितना हमें नीडेड ना हो, तो उसे कंट्रोल करने के लिए स्टीम स्टॉप वॉल्व है। फीड चेक वॉल्व है जो वाटर की फीड को यानी वाटर के फ्लो को बॉयलर के अंदर कंट्रोल करता है। ब्लो ऑफ वॉल्व है, रिमूव इम्प्योरिटीज एंड सेडिमेंट फ्रॉम दी बॉयलर। जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं, हमारे सेडिमेंट्स हैं, हमारा जो एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज उसके अंदर जितनी भी हो जाती है, उन्हें रिमूव करने के लिए यहाँ पर एक ब्लो ऑफ वॉल्व है, जिसे खोलते ही सब कुछ बाहर आ जाता है। बॉयलर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए कुछ एसेसरीज यूज करते हैं। इकोनोमाइजर हीट्स द फीड वाटर यूजिंग फ्लू गैसेस। सुपर हीटर इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ स्टीम। एयर प्रीहीटर हीट द एयर यूज फॉर कंबशन। स्टीम सेपरेटर रिमूव वाटर पार्टिकल्स फ्रॉम स्टीम। तो यहाँ पर एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम कुछ चीज़ें यूज करते हैं। इकोनोमाइजर, ये आपको डायग्राम से ही और अच्छे से समझ में आएगा कि जब हमारी फ्लू गैसेस रिलीज होने वाली होती है, तो जहाँ से वो रिलीज हो रही होती है उसके पास में हम लोग हमारे वाटर के पाइप्स लगा देते हैं, ताकि उसके अंदर जो थोड़ी बहुत बची हुई हीट है वो भी
उसका भी हम लोग यूज़ कर पाएँ, उससे भी हमारे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर पाएँ, या फिर अगर स्टीम में कन्वर्ट नहीं होती तो एटलीस्ट वाटर का टेम्परेचर तो राइज कर दें ताकि एफिशिएंसी बढ़े, क्योंकि जो हमारे फ्लू गैसेस चैम्बर से बाहर निकल रही है उसके अंदर भी तो थोड़ी बहुत हीट होती है, तो उस हीट को भी यूज़ करना, इसलिए हम इकोनोमाइजर लगाते हैं, सुपर हीटर, जिससे हम स्टीम का टेम्परेचर और बढ़ाते हैं। और एयर प्री हीटर्स हीट द एयर यूज फॉर कंबशन, जो कंबशन के लिए एयर यूज होने वाली है उसे थोड़ा सा और हीट करते हैं, एयर प्री हीटर्स होते हैं। स्टीम सेपरेटर जो वाटर के पार्टिकल्स को स्टीम से रिमूव करते हैं, क्योंकि अगर वाटर पार्टिकल्स जो हमारे स्टीम के साथ टरबाइन की प्लेट पर पड़ गए तो वहाँ पर टरबाइन की प्लेट का कोरोजन हो सकता है। समझ रहे हैं आप कि टरबाइन की प्लेट है वो आयरन की होती है, और वहाँ पर अगर वाटर पार्टिकल्स के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ पर करोजन हो सकता है, उसकी अंदर वियर हो सकता है, क्रैक्स आ सकते हैं, इसलिए स्टीम सेपरेटर्स। जो हमारे वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो हमारा जो बॉयलर का जो शेल है उसे भी करोड कर सकते हैं, इसलिए भी उन्हें सेपरेट करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। एडवांटेज ऑफ स्टीम बॉयलर, रिलायबल एंड एफिशिएंट सोर्स ऑफ स्टीम, यानी एक रिलायबल और एक एफिशिएंट सोर्स ऑफ स्टीम, यानी इकोनॉमिकली गुड होता है। वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इसकी बहुत सारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होती है, ये भी इसका एक एडवांटेज है। कैन प्रोड्यूस बोथ लो एंड हाई प्रेशर स्टीम, इसके अंदर से हम लो प्रेशर हाई प्रेशर दोनों स्टीम बना सकते हैं। इकोनॉमिकली लॉन्ग टर्म यूज विद प्रॉपर एसेसरीज, यानी एक बार अगर आपने बॉयलर खरीद लिया तो वो काफ़ी समय तक चलता है, ऐसा नहीं कि आपने आज खरीदा 10 दिन बाद खराब हो गया, ऐसा नहीं है, उसकी जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छी होती है अगर आप एक प्रॉपर मेंटेनेंस उसका रखें। सो कुछ यहाँ पर डिसएडवांटेज या फिर आप लिमिटेशन कह लीजिए, हाई इनिशियल सेटअप कॉस्ट, जो बॉयलर होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं तो उसका इनिशियली जो आप अगर आप नया नया बॉयलर खरीद रहे हैं तो उसकी जो कॉस्टिंग है काफ़ी ज़्यादा आती है, क्योंकि कुकर तो है नहीं, कुकर 1000-1200 रुपये का आ जाता है, ये एक कुकर ही है लेकिन बड़े साइज का कुकर है, तो आप सोच लीजिए अब आपके घर का छोटा सा कुकर 1200 रुपये का आता है तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसकी कॉस्ट कितनी ज़्यादा होती होगी। रिक्वायर स्किल्ड ऑपरेशन एंड रेगुलर मेंटेनेंस, यानी यहाँ पर जो लेबर है वो स्किल्ड चाहिए, अनस्किल्ड लेबर किसी को भी आप बॉयलर ऑपरेटर बनाकर खड़ा नहीं कर सकते, और इसका रेगुलर मेंटेनेंस भी होना चाहिए ताकि बॉयलर का एक्सप्लोजन ना हो। अगर आप रेगुलरली मेंटेनेंस नहीं करा रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कुछ मेल फंक्शनिंग की वजह से आपका बॉयलर ब्लास्ट हो जाए, और अगर बॉयलर ब्लास्ट होता है तो उससे आसपास की बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होगा, आपकी इंडस्ट्री पूरी ब्लास्ट भी हो सकती है, क्योंकि बॉयलर जब फटेगा, क्योंकि जब कुकर फटता है तो भी आपने देखा ना कभी कभी न्यूज़ में, तो कुकर फट गया और कुकर फटता है तो कुकर का जो ढक्कन है ना, अगर वो छत होती है हमारी पतेड़े वतेड़े की छत तो उसको तो फाड़ के बाहर निकल जाता है ऐसे, और पतेड़े की छत के कई बार तो अगर पतली आरसीसी की होती है तो उसके अंदर बिल्कुल ही धस जाता है, तो कितनी प्रेशर से फटा, तो फिर तो बॉयलर सोचो कितनी भयंकर स्पीड से फटेगा, इतने बड़े साइज का होता है, जब इसका एक्सप्लोजन होगा तो क्या क्या होगा। जैसे यहाँ लिखा है रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन इफ सेफ्टी डिवाइस फेल, तो उस एक्सप्लोजन से कितना हमारा इकोनॉमिकली नुकसान हो सकता है, ये कुछ डिसएडवांटेज है बॉयलर के, इसलिए हमें वहाँ पर स्किल्ड लेबर चाहिए, और स्किल्ड लेबर जो है वो अच्छी खासी फी पेमेंट भी लेगा, यानी वेजेस भी उसका अच्छा खासा होगा। रेगुलर मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर हमें टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है तो वो भी अच्छा खासा चार्ज करते हैं। यही बस कुछ 2-3 डिसएडवांटेज हैं इसके। नेक्स्ट यहाँ पर क्लासिफिकेशन है एक्सिस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द एक्सिस, हॉरिजॉन्टल बॉयलर यानी हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ बॉयलर, लैंकनशायर बॉयलर यानी लैंकनशायर, जो भी बोला आप, ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन जो आप देख लेना। वर्टिकल बॉयलर यानी जो सीधे खड़े बॉयलर यानी हमारा कोचरन बॉयलर। इंक्लाइंड बॉयलर यानी ये एक एंगल पे हो रहते हैं। वो बॉयलर्स जो मरीन एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं, शिप्स वगैरह, उन सब के अंदर जो बॉयलर यूज़ हो रहे हैं वो इंक्लाइंड होते हैं। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ट्यूब्स के नंबर पर भी हो सकता है, सिंगल ट्यूब बॉयलर, मल्टी ट्यूब बॉयलर। मल्टी ट्यूब में हमारा बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर है। तो यहाँ जो थ्योरी है वो तो, अब ये जो पार्ट है थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो इसे हम निकालते हैं फटाफट थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ फर्नेस, इंटरनली फायर्ड, एक्सटर्नली फायर्ड। इंटरनली फायर्ड में हमारा जो बॉयलर का शेल है उसी के अंदर हमारा फर्नेस होता है, और एक्सटर्नली फायर्ड में हमारा जो बॉयलर का शेल है उसके बाहर हमारा फर्नेस है, यानी फर्नेस अलग और बॉयलर का शेल अलग। तो हमारा बैबकॉक एंड विलकॉक्स एक्सटर्नली फायर्ड है, हमारा लैंकनशायर बॉयलर जो है वो इंटरनली फायर्ड है। सो हमारा जो वाटर का सर्कुलेशन है उसके हिसाब से भी हम लोग हमारे स्टीम बॉयलर्स को डिफाइन कर सकते हैं, नेचुरली सर्कुलेशन और फोर्स सर्कुलेशन। जो वाटर का सर्कुलेशन है वो नेचुरली होता है ड्यू टू कन्वेक्शन करंट्स। कोचरन बॉयलर में फोर्स सर्कुलेशन होता है। लामोंट बॉयलर के अंदर ये इसमें स्पेस कहीं पर होता है कहीं पर होता है, इसे आप डायरेक्ट लामोंट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक पंप की ज़रूरत होती है लामोंट बॉयलर में हमारे वाटर को सर्कुलेट कराने के लिए। अकॉर्डिंग टू प्रेशर जनरेशन, यानी हमारे स्टीम का जो प्रेशर है वो क्या होता है उसके हिसाब से भी हम लोग बॉयलर को डिफाइन कर सकते हैं। लो प्रेशर यानी 20 बार से कम, मीडियम 20 से 80 बार, हाई प्रेशर 80 से ऊपर। हमारा कोचरन बॉयलर लो प्रेशर है, कोचरन बॉयलर लो प्रेशर है।
लैंकनशायर बॉयलर हमारा मीडियम प्रेशर और हमारा बेंसन बॉयलर हाई प्रेशर है। तो ये जो प्रेशर होता है इसके हिसाब से भी हमारी जो एप्लीकेशन है वो चेंज हो जाती है कि कहीं पर हमें हाई प्रेशर की स्टीम चाहिए, कहीं पर लो चाहिए, कहीं पर मीडियम चाहिए। सो हमारा अकॉर्डिंग टू यूज भी बॉयलर क्लासिफिकेशन होता है, स्टेशनरी और फिक्स बॉयलर, मोबाइल और पोर्टेबल बॉयलर। तो ये जो बॉयलर होते हैं स्टेशनरी फिक्स, इसे एक बार जिस लोकेशन पे हमने लगा दिया ये वहीं रहते हैं हमारा, ये जैसे हमारा बैबकॉक एंड विलकॉक्स। और हमारा मोबाइल और पोर्टेबल बॉयलर जैसे मैंने आपको बताया, आप RDR2 में देख सकते हैं ट्रेन यानी हमारे लोकोमोटिव्स, वो भी एक बॉयलर है, वो कैसे एक प्लेस से अनादर आपको ले जाता था, पीछे हमारे पूरे डब्बे कनेक्ट होते थे पुराने जमाने में, हमने काफी सारी पिक्चरों में देखा। और जैसे मैंने आपको बताया आप RDR2 गेम के अंदर देख सकते हैं, कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर, यानी हमारे लोकोमोटिव, हमारी जो ट्रेन है उसके अंदर लोकोमोटिव बॉयलर होता था पुराने जमाने वाली ट्रेन में। इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा इजी है, जैसे आप लोगों को दिख रहा है, आप जस्ट रीड आउट पे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जा रही है हर चीज़ की, इसलिए ज़्यादा समझाने वाला पार्ट कुछ है नहीं। इसके बाद आने वाली वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा मतलब समझाने वाला पार्ट है, इसलिए वहाँ पर आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा, आपको काफ़ी बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हमारा फोकस कम है। जब हम किसी चीज़ को रीड करते तो रीड करने का मन नहीं करता, लेकिन वही अगर हम लोग सामने विजुअलाइजेशन से पीछे किसी की आवाज़ आ रही है उसे देखते हैं तो हमें काफ़ी जल्दी समझ में आ जाता है। तो ये भी एक हेल्पफुल पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू बॉयलर कंटेंट, फायर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर, इसके अंदर क्या होता है, ट्यूब के अंदर हमारी गैसेस होती हैं और वाटर आसपास होता है। हमारा लैंकनशायर कोचरन बॉयलर, इसके अंदर क्या होता है, हमारे ट्यूब्स के अंदर पानी होता है और हॉट गैसेस आसपास सराउंड करती हैं ट्यूब्स को, बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। तो ये दोनों अलग अलग टाइप के बॉयलर होते हैं और मेनली फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर है, इसके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इसका एक डिफरेंस भी होता है और मेनली जो क्वेश्चन है वो इसके बेसिस पर ही बनते हैं RTU के अंदर। तो सो यहाँ पर बॉयलर की वर्किंग है स्टेप बाय स्टेप, मैंने बिल्कुल पीछे इजी वे में वर्किंग लिख रखी है। तो स्टीम बॉयलर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिंग वाटर इनटू स्टीम बाय यूजिंग हीट एनर्जी जनरेटेड बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल। तो वर्क किस पे करता है, यहाँ पर प्रिंसिपल है क्या, वाटर को कन्वर्ट करना स्टीम में, कैसे कन्वर्ट करना, हीट एनर्जी से, जनरेटेड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल। हमारी जो हीट जनरेट होती है फ्यूल के कंबशन यानी फ्यूल के जलने से जो हीट निकलती है, उस हीट से पानी को स्टीम बनाना, ये बॉयलर का प्रिंसिपल है। सो हमारा वर्किंग का फर्स्ट है वाटर सप्लाई। वाटर इज फेड इनटू द बॉयलर शेल थ्रू फेड पंप और फेड फीड चेक वॉल, यानी वाटर कैसे सप्लाई होता है हमारे बॉयलर में। फर्स्ट हमारा वाटर की सप्लाई है बॉयलर की वर्किंग में, कि हम वो बॉयलर के अंदर वाटर कैसे सप्लाई कर रहे हैं थ्रू फीड पंप और फीड चेक वॉल, यानी डायरेक्ट फ्लो हो रहा है, नेचुरल फ्लो हो रहा है, वो सब यानी हमारी वाटर सप्लाई। उसके बाद हमारा फ्यूल कंबशन, आप लिख दीजिए, फ्यूल कोल हो गया, ऑयल हो गया, गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हम फ्यूल को कैसे बर्न करते हैं फर्नेस के अंदर हीट को प्रोड्यूस करने के लिए फ्यूल कंबशन। फिर हमारा हीट ट्रांसफर, द हीट प्रोड्यूस इज ट्रांसफर टू द वाटर इन द बॉयलर थ्रू हीट कंडक्टिंग सरफेस लाइक ट्यूब्स और शेल्स। नेक्स्ट हमारा वर्किंग का पार्ट है स्टीम फॉर्मेशन। एज द वाटर एब्जॉर्ब हीट, जैसे हमारा वाटर हीट को एब्जॉर्ब करता है उसका टेम्परेचर बढ़ता है और अंटिल इट स्टार्ट्स टू बॉयल एंड जनरेट स्टीम। फिर क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉयल होता है, बॉयल होने के बाद वहाँ पर स्टीम का जनरेशन होता है। फिर स्टीम एक्यूमुलेशन, द जनरेटेड स्टीम राइजेज अबाउट द वाटर लेवल, यानी हमारी जितनी भी स्टीम बनी है वो वाटर के लेवल से ऊपर इकट्ठा हो जाती है स्टीम स्पेस के अंदर, यही स्टीम एक्यूमुलेशन में लिखा रहता है, यानी स्टीम का एक जगह पर इकट्ठा होना। फिर स्टीम आउटलेट, द स्टीम इज then directed through the steam stop valve to the required application in turbine पर इंडस्ट्रियल प्रोसेस पर, यानी अब हमारा स्टीम का आउटलेट होता है, हम हमारे स्टीम को स्ट्राइक कराते हैं टरबाइन की प्लेट पर या फिर किसी और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, जिस तरीके से हमें उसका यूज करना हो। फ्लू गैसेस का रिमूवल चिमनी से होता है। द वेस्ट गैसेस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंबशन आर डिस्चार्ज थ्रू द चिमनी और स्टैक। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन क्या होती है, इज अ मैकेनिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट थर्मल एनर्जी ऑफ स्टीम इनटू मैकेनिकल वर्क। तो स्टीम टरबाइन क्या होती है, एक मैकेनिकल डिवाइस होती है जो क्या करती है, कन्वर्ट करती है थर्मल एनर्जी ऑफ स्टीम, थर्मल एनर्जी ऑफ स्टीम, यानी स्टीम के अंदर जो थर्मल एनर्जी है उसे मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करने का काम एक डिवाइस करता है। उस डिवाइस को हम लोग स्टीम टरबाइन कहते हैं। बाय अलाउइंग हाई प्रेशर स्टीम टू एक्सपांड एंड फ्लो ओवर अ सीरीज ऑफ ब्लेड्स माउंटेड ऑन रोटर, जैसे आप लोगों ने देखा जो रोटर होता है उसके अंदर से उसकी जो छोटी उसकी शाफ्ट है उसके ऊपर हमारी ब्लेड लगी हुई है, यानी हमारी टरबाइन की जो ब्लेड्स हैं उसके अंदर से हमारे स्टीम का फ्लो होता है और उससे वो ब्लेड्स जो कनेक्टेड है हमारी शाफ्ट से, शाफ्ट हमारा हमारा बेसिक अगर मैं कहूँ जो हमारा रोटर है वो रोटेट करता है। जब हमारी जो स्टीम है वो अलग अलग ब्लेड्स के ऊपर से फ्लो होती है तो हमारे टरबाइन को रोटेट कराती है, जिससे हमारा रोटेट होता है।
यानी हमारा रोटर रोटेट होता है। सॉरी, थोड़ा सा वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है तो हमारे मेरे थोड़ी सी टंग स्लिप होने लग गई है। अब एक बार और देख लेते हैं। स्टीम टरबाइन इज अ मैकेनिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट थर्मल एनर्जी ऑफ स्टीम इनटू मैकेनिकल वर्क बाय अलाउइंग हाई प्रेशर स्टीम टू एक्सपांड एंड फ्लो ओवर अ सीरीज ऑफ ब्लेड्स माउंटेड ऑन अ रोटर। तो ये बिल्कुल बेसिक है, पढ़ते ही समझ में आ जाता है और मैंने आपको समझा ही दिया है। स्टीम टरबाइन आर वाइडली यूज्ड इन पावर प्लांट। स्टीम टरबाइन पावर प्लांट में यूज होती है, मरीन एप्लीकेशंस में हमारी यूज होती है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज होती है ड्यू टू देयर हाई एफिशिएंसी एंड एबिलिटी टू ऑपरेट एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्योंकि इसके अंदर खास एबिलिटी है, इससे हम हाई टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर ऑपरेट कर सकते हैं, इसलिए ये इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस में यूज होती है। तो हमारे यहाँ पर क्लासिफिकेशन है स्टीम टरबाइन के बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। इम्पल्स टरबाइन स्टीम एक्सपैंड कंप्लीटली नोजल एंड स्ट्राइक द ब्लेड विथ हाई वेलोसिटी। तो हमारी जो स्टीम है वो यहाँ पर नोजल के अंदर ही कंप्लीटली एक्सपैंड हो जाती है, उसके बाद स्ट्राइक करती है हाई वेलोसिटी से हमारी ब्लेड पर। इस तरह के टरबाइन को हम इम्पल्स टरबाइन बोलते हैं। प्रेशर रिमेन कांस्टेंट अक्रॉस दी ब्लेड्स, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रहता है। इसका एग्जांपल है दी लेवल टरबाइन, जो भी आप कहना चाहो। एप्लीकेशन है स्मॉल पावर प्लांट, मरीन इंजन। तो आप लोगों को दिख रहा है जैसे मेरे नोट्स जो हैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, तो बिल्कुल पढ़ते ही समझ में आ जाते हैं, तो मैं ज़्यादा समझाने की मुझे यहाँ पर ज़रूरत पड़ नहीं रही है आपको। स्टीम एक्सपेंड्स पार्शियली इन नोजल एंड फर्दर एक्सपेंड इन मूविंग ब्लेड्स। तो यहाँ पर स्टीम जो है वो पार्शियली नोजल के अंदर एक्सपेंड होती है और बाकी हमारी मूविंग ब्लेड्स, जैसे जैसे हमारी ब्लेड्स वहाँ पर रोटेट हो रहे हैं टरबाइन की, उसके अंदर भी यहाँ पर एक्सपेंशन होता है। तो इस तरह की टरबाइन जो है वो रिएक्शन टरबाइन है। यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप होता है अक्रॉस बोथ फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड्स। इसका जो एग्जांपल है वो पार्सन टरबाइन। एप्लीकेशन थर्मल पावर प्लांट में यूज होती है और स्टीम लोकोमोटिव्स के अंदर भी यूज होती थी। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन हो सकता है बेस्ड ऑन स्टीम फ्लो डायरेक्शन, यानी हमारी स्टीम किस तरीके से फ्लो हो रही है, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। एक्सियल फ्लो यानी स्टीम फ्लो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटर, यानी हमारी जो स्टीम है वो रोटर के एक्सिस के पैरेलल फ्लो हो तो उसे पार्सन रिएक्शन टरबाइन इसका एग्जांपल है। एप्लीकेशन पावर जनरेशन, थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमारे। रेडियल फ्लो टरबाइन स्टीम फ्लो रेडियली इनवर्ड और आउटवर्ड, यानी स्टीम का जो फ्लो है वो रेडियली इनवर्ड हो या फिर रेडियली आउटवर्ड हो। इसका एग्जांपल है स्मॉल इम्पल्स टरबाइंस, कॉम्पैक्ट और लो कैपेसिटी पावर यूनिट्स के अंदर रेडियल फ्लो टरबाइंस यूज होती है। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टेजेस से भी आप लोग इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे हमारा सिंगल स्टेज टरबाइन, एनर्जी कन्वर्जन अकर इन अ सिंगल इम्पल्स और रिएक्शन स्टेज, यानी एनर्जी का जो कन्वर्जन है वो सिंगल स्टेज के अंदर होता है, चाहे वो इम्पल्स हो चाहे वो रिएक्शन टरबाइन, यानी हमारी डे लेवल टरबाइन। एप्लीकेशन स्मॉल स्केल और बैकअप पावर सप्लाईज, उसके अंदर इसका यूज है। मल्टी स्टेज यानी स्टीम पास होती है मल्टीपल स्टेजेस में, ग्रेजुअली एनर्जी कन्वर्जन होता है, यानी धीरे धीरे, मतलब स्टेप बाय स्टेप। कैसे बताऊँ, मल्टी स्टेप यानी ग्रेजुअली, यहाँ पर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप के अंदर यहाँ पर स्टीम का कन्वर्जन है, तो उसे मल्टी स्टेज टरबाइन कहते हैं। एग्जांपल है मॉडर्न थर्मल पावर स्टेशन टरबाइन। एप्लीकेशन का लार्ज स्केल कॉन्टिन्यूस पावर जनरेशन में मल्टी स्टेज टरबाइन यूज होती है। बेस्ड ऑन स्टीम पावर, स्टीम प्रेशर कंडीशन, इससे भी हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कंडेंसिंग टरबाइन, नॉन कंडेंसिंग टरबाइन। एग्जॉस्ट स्टीम इज कंडेंस इन अ कंडेंसर। वैक्यूम इंक्रीजेज एफिशिएंसी, यानी पावर प्लांट की टरबाइन जो होती है वो कंडेंसिंग होती है, यानी हमारी जो एग्जॉस्ट स्टीम होती है वो कंडेंस होती है कंडेंसर के अंदर, और यहाँ पर जो वैक्यूम होता है उससे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में थर्मल स्टेशन में यही वाली टरबाइन होती है। नॉन कंडेंसिंग यानी एग्जॉस्ट स्टीम इज यूज्ड फॉर प्रोसेस हीटिंग, नो कंडेंसर, यानी जो हमारी एग्जॉस्ट स्टीम है उससे हम यहाँ पर हीटिंग के लिए फर्दर यूज कर रहे हैं। तो एग्जांपल है इंडस्ट्रियल बैक प्रेशर टरबाइंस। एप्लीकेशन शुगर, टेक्सटाइल, पेपर इंडस्ट्री के अंदर नॉन कंडेंसिंग टरबाइन यूज होती है। इस वाली वीडियो में आप जो क्लासिफिकेशंस वगैरह पढ़ रहे हैं, इतना डीपली वैसे पूछा जाता नहीं है आरटीओ के पेपर्स में, और जैसा मुझे लगता है और पेपर्स जितने भी यूनिवर्सिटी के होते हैं उसमें इतना डीपली नहीं पूछा जाता है। पर मैंने इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा डीप वे में बना दिया है। ये वैसे तो एक वन शॉट है पर काफ़ी ज़्यादा डीप वे में एक वन शॉट है। अगर एक दो नंबर में कुछ जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल ज़्यादा डीपली बन जाते हैं, 2 नंबर्स वाले क्वेश्चन, तो उससे आप लोग बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हो इस वीडियो को देखकर। Working of a steam turbine. Steam turbine work on the principle of converting thermal energy of high pressure, high temperature steam. यानी यहाँ पर क्या होता है, हाई एनर्जी यानी हाई थर्मल एनर्जी, हाई प्रेशर की, हाई टेम्परेचर की जो स्टीम होती है उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है।
थ्रू डायनेमिक एक्शन ऑफ स्टीम ऑन ब्लेड माउंटेड ऑन अ रोटर, यानी डायनेमिक एक्शन यानी स्ट्राइकिंग होती है हमारी स्टीम की ब्लेड के ऊपर टरबाइन की, और फिर हमारा रोटर रोटेट होता है, जिससे मैकेनिकल एनर्जी यानी हमारी इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए जनरेट हो जाती है। इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन में एक डिफरेंस बताना चाहूँगा। तो इम्पल्स टरबाइन में स्टीम की स्पीड से ब्लेड घूमती है, सिर्फ यानी उसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर के अंदर जो एनर्जी उसका हम यूज नहीं करते। और रिएक्शन टरबाइन में स्टीम का जो प्रेशर होता है प्लस स्टीम की जो स्पीड होती है, दोनों का यूज होते हुए वहां पर कन्वर्जन होता है। तो ये यहाँ पर एक बेसिक था जो मैं आपको बताना चाहता था। अब हम लोग स्टीम जनरेशन देख लेते हैं। पहले हाई प्रेशर स्टीम प्रोड्यूस होती है बॉयलर में, फिर स्टीम की एंट्री होती है, यानी स्टीम एंटर द टरबाइन थ्रू अ नोजल वेयर इट एक्सपैंड एंड कन्वर्ट प्रेशर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। ब्लेड पे इम्पैक्ट है यहाँ पर, यानी हाई वेलोसिटी स्टीम स्ट्राइक करती है ब्लेड पर रोटर के। इन इम्पल्स टरबाइन एक्सपेंशन हैपेंस इन नोजल एंड रिएक्शन टरबाइन एक्सपेंशन ऑकर इन बोथ फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड्स। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन ही और इजी टू अंडरस्टैंड है, यानी मैं बोल रहा हूँ आपके डायरेक्टली समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग समझ नहीं पा रहे तो आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार इसे रीड कर कर देखिए। एक बार आप जैसे इसे रीड करेंगे आपको ये मेक श्योर समझ में आ जाएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है और अब 4-5 स्लाइड और है। नेक्स्ट हमारा रोटर का रोटेशन होता है। स्टीम काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर टू द ब्लेड कॉजिंग द रोटर टू रोटेट। एनर्जी आउटपुट हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर। द रोटेटिंग शाफ्ट इज कनेक्टेड टू जनरेटर और मैकेनिकल लोड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिकल वर्क। फिर स्टीम एग्जिट हो जाती है, यानी स्टीम एंटर हुई, उसने टरबाइन घुमाया, उससे हमारी एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हुई, उसके बाद स्टीम एग्जिट हो गई। यानी बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल इजी वे में यहाँ पर सब कुछ लिख रखा है, तो मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत बिल्कुल यहाँ पर पढ़ने नहीं वाली है। आप लोग सुनने के बाद एक बार वीडियो पॉज कर जैसे ही रीड करेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है। फिर यहाँ पर स्टीम का एग्जिट होता है। आफ्टर पासिंग थ्रू स्टेजेस, यानी जिसने ऊपर बताया मैंने स्टेजेस, स्टीम इज एग्जॉस्टेड इनटू अ कंडेंसर इन अ कंडेंसिंग टरबाइन और यूज्ड फॉर प्रोसेस हीटिंग इन नॉन कंडेंसिंग टरबाइन। यानी कंडेंसिंग टरबाइन में अलग है और नॉन कंडेंसिंग टरबाइन में अलग है। यानी नॉन कंडेंसिंग टरबाइन में हम थोड़ी सी और हीटिंग के लिए हमारी जो स्टीम है उसे रख लेते हैं और कंडेंसिंग टरबाइन में सीधा एग्जॉस्ट हो जाती है कंडेंसर में, वही है। सो नेक्स्ट हमारे एडवांटेजेस क्या है स्टीम टरबाइन की। हाई एफिशिएंसी होती है, स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूस आउटपुट मिलता है, कॉम्पैक्ट साइट्स फॉर हाई पावर, सुटेबल फॉर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, लेस वाइब्रेशन एंड नॉइज, फ्लेक्सिबल इन ऑपरेशन। यानी इसकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है, स्पेशली एट हाई स्पीड एंड लार्ज पावर प्लांट्स। स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूस आउटपुट, यानी ड्यू टू रोटरी मोशन नो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट लाइक इन स्टीम इंजन्स। यानी यहाँ पर रोटरी मोशन होता है तो जो आउटपुट है वो आउटपुट जो है वो कॉन्टिन्यूस मिल जाता है और एक स्मूथ वे में यहाँ पर रोटरी मोशन होता है। वाइल जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग होता है उसमें एक ऑब्जेक्ट रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। यानी रेसिप्रोकेटिंग मोशन में आपको अगर बताऊँ, आपको नहीं पता हो तो, रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऐसा होता है कि एक स्लाइडर है, वो आगे पीछे ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है, तो इसमें जो ऑपरेशन है थोड़ा स्मूथ नहीं होता। और अगर एक चीज़ एक बिल्कुल गोल 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 घूम रही है तो उसमें कितना ज़्यादा स्मूथ ऑपरेशन होता है, वही बात है। कॉम्पैक्ट साइड्स फॉर हाई पावर, स्मॉलर एंड लाइटर देन इक्विवेलेंट रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स। वही जो मैंने अभी बताया आपको, रेसिप्रोकेटिंग में आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए, रोटेशन में कम स्पेस चाहिए। सुटेबल फॉर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, मॉडर्न टरबाइन कैन हैंडल वेरी हाई स्टीम कंडीशंस, यानी बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर भी ये सुटेबल है स्टीम टरबाइन। इसके अंदर वाइब्रेशन कम होते हैं, नॉइस कम होते हैं। अगर वाइब्रेशन कम है तो यहाँ पर फटीग फेलियर तो होने का चांस होता ही नहीं, बिकॉज ऑफ बैलेंस रोटरी मूवमेंट। यहाँ पर एक बैलेंस रोटरी मूवमेंट है, इसलिए यहाँ पर वाइब्रेशन कम है, नॉइस कम है। फ्लेक्सिबल ऑपरेशन है, कैन बी यूज्ड इन बेस लोड एंड पीक लोड पावर प्लांट्स। अलग अलग तरीके से यहाँ पर सब कुछ मैंने समझाने की आपको कोशिश करी है। तो यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। हाई इनिशियल कॉस्ट, यानी बहुत महंगा, क्योंकि स्टीम बॉयलर भी महंगा तो स्टीम टरबाइन भी महंगी। नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल पावर प्लांट, स्मॉल पावर प्लांट में सुटेबल नहीं है क्योंकि इकोनॉमिकली वो नहीं रहेगा। कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, यानी काफ़ी ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए, क्योंकि जो हमारी टरबाइन की ब्लेड होती है, जो हमारा टरबाइन है वो एक केस के अंदर होता है, आपने इसको पता ही होगा ना आपको। तो जो केस है इसके अंदर हमारी टरबाइन लगी हुई है, जो हमारी टरबाइन की ब्लेड है और वो जो केस है यानी केसिंग है और जो टरबाइन की ब्लेड है, उसके अंदर जो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, वो लिटरली एमएम्स में होता है। अगर आप लोग सर्च करें, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए सब किया जाता है। और जो हमारी ब्लेड्स
शाफ्ट के ऊपर लगा रखी है हमने, यानी हमारे जो टरबाइन की ब्लेड है वो कितने एंगल पर, कितने डिस्टेंस, मतलब किस तरीके से वहाँ पर जॉइंट है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रिसीजन देना पड़ता है, यानी कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन है। स्लो स्टार्टअप टाइम, यानी नीड ग्रेजुअल वार्मिंग टू अवॉइड थर्मल स्ट्रेस, यानी धीरे धीरे स्टार्ट होती है, धीरे धीरे स्पीड तेज होती है। रिक्वायर बॉयलर एंड कंडेंसर, यानी बॉयलर या कंडेंसर चाहिए साथ में इसके, तो इनका भी स्पेस चाहिए। फिर वाटर ट्रीटमेंट एसेंशियल, प्योर वाटर कैन डैमेज ब्लेड एंड रिड्यूस एफिशिएंसी, जैसा मैंने आपको बोला कि हार्ड वाटर हम यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें वाटर की हार्डनेस निकालने के लिए भी यहाँ पर प्रॉपर एक मशीन लगानी पड़ेगी, जिससे पहले वाटर हमारा प्योर हो, यानी हार्डनेस खत्म हो, उसके बाद बॉयलर लगेगा जिसके अंदर से स्टीम जनरेट होगी, फिर स्टीम इसके ऊपर पड़ेगी स्टीम टरबाइन पे यहाँ पर, उसके बाद कंडेंसर में जाएगी। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू पावर प्लांट। वैसे इस वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है और मेरी भी एनर्जी डाउन हो गई है गाइस बोलते बोलते। Power plant, also called power station, is an industrial facility designed to generate electricity, यानी ये इसका यूज इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए होता है by converting various forms of energy such as thermal, mechanical, chemical और nuclear into electrical energy using stable machinery system। अब अगर मैं इसको भी समझाऊं तो मतलब कैसा लगेगा, आप एक मैकेनिकल इंजीनियर बनने जा रहे हो, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर लिख रखी है, रीड करते ही समझ में आ रहा है। पावर प्लांट क्या होता है, वो अलग अलग फॉर्म्स की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे कि एनर्जी होगी थर्मल, मैकेनिकल, केमिकल और न्यूक्लियर को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ये जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसे आप लोग वीडियो पॉज कर कर रीड कर सकते हैं, ये सिर्फ रीड करने लायक है, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं और इसके पेपर में आने के चांस भी थोड़े से कम है, फिर भी आप लोग इस वीडियो को पॉज कर कर एक बार रीड ज़रूर कर लें। तो यहाँ पर हमारे मेन टाइप्स है पावर प्लांट के: थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, गैस टरबाइन पावर प्लांट, सोलर एनर्जी पावर प्लांट, विंड एनर्जी पावर प्लांट, जियो थर्मल पावर प्लांट। तो इसके अंदर थर्मल पावर प्लांट में कोल का यूज़ होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक में वाटर का यूज़ होता है, न्यूक्लियर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, गैस टरबाइन में कंबशन होता है गैस का। कुल मिलाकर यहाँ पर एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करो, और दूसरी मेनली कौन सी एनर्जी, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी हमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए पावर प्लांट्स का हम लोग यूज़ करते हैं। मेनली यहाँ पर 7 टाइप के पावर प्लांट है, इसे आप लोग वीडियो पॉज कर कर देख सकते हो। मुझे सच में हंसी आ रही है क्योंकि बिल्कुल ज़्यादा बेसिक अगर मैं इसे समझाऊंगा और अगर आप इसे सच में समझेंगे वहाँ पर बैठ कर, क्योंकि इसके अंदर जो है बिल्कुल बेसिक यहाँ पर लिख रखा है कि 1 शॉट टाइप वीडियो है। इन सब के ऊपर मैं कोशिश करूँगा जिनसे मेनली आरटीयू में क्वेश्चन मिलते हैं उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, तो आप लोग हमारे चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप तक हमारी सारी वीडियोस पहुंचे। तो हमारी ये वाली जो वीडियो है यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो उस बेचारे के बैक भी आ सकते, तो प्लीज़ शेयर कर देना। इसके अंदर बिल्कुल ईजी वे में 1 शॉट, यानी बिल्कुल भी ब्रीफ चाहिए ना, कोई ब्रीफ नॉलेज इस वीडियो के अंदर पूरे हमारी इस यूनिट की थी कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशंस है, क्योंकि बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फर्स्ट लेक्चर है तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट, काफ़ी ज़्यादा बोरिंग करने वाला पार्ट है। आगे आने वाले लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा समझाने की चीज़ें हैं, थ्योरेटिकल पार्ट कम है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये जो BME है ना, मैं सही बताऊँ, इसके अंदर समझाने का थोड़ा कम है और रटने का थोड़ा ज़्यादा है, यानी थ्योरेटिकल थोड़ी पोर्शन जो है ज़्यादा इंक्लूडेड है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जैसे मैंने टिप्पणी दी थी ना कि समय रहते जाग जाओ, मंडप में बैठे हो तो उठ के भाग जाओ, आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में, इसलिए मैंने बोल दिया। वैसे आपको किसी भी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है, यानी जो मैंने अभी टिप्पणी बोली ना, आप ज़्यादा सोचें नहीं, स्ट्रेस ना लें इस चीज़ को देखते हुए कि अभी हमारे जो आसपास है क्या चल रहा है सोसाइटी में, क्योंकि अगर आप लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं ना तो आपके साथ जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। भगवान हर जगह आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देगा। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप पास भी हो जाओगे, तो इसलिए मेहनत करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को देखें, मेहनत करें, पास हुए, कर्मों का फल सबको मिलेगा। टाटा बाय बाय, गुड बाय, गुड बाय।